राज दरबार उस दिन असामान्य रूप से गंभीर था। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। प्रताप को कैद में डाले 3 दिन बीत चुके थे। उसी समय दरबार के द्वार पर 2 तेज कदमों की आहट गूंजी। दरवाजे खुले और अंदर आए प्रताप के बड़े भाई रणधीर और मंझले भाई बहादुर। दोनों के चेहरे पर गुस्सा और अपमान की झलक थी। रणधीर, बहादुर, इस तरह दरबार में तूफान की तरह क्यों घुस आए हो? कुछ शिष्टाचार शेष नहीं? शिष्टाचार तब तक रहता है महाराज जब तक न्याय जीवित हो, लेकिन जब न्याय कैद में हो, जैसे आज प्रताप है, तब शिष्टाचार का क्या अर्थ? सावधान रहो रणधीर। जिस प्रताप की तुम वकालत कर रहे हो, उसी ने मेरे विरुद्ध तलवार उठाई थी। आपने उसे तलवार उठाते देखा, पर उसका कारण नहीं जाना। क्या आपने कभी सोचा कि वह ऐसा क्यों करता? मुझे कारण जानने की जरूरत नहीं। एक राजा के विरुद्ध तलवार उठाना ही अपराध है। तो फिर महाराज, आपको दरबार में आने से पहले हर सिपाही की तलवार छीन लेनी चाहिए, कहीं वे भी आपकी ओर न घूम जाएं। रणधीर, तुम सीमा लांघ रहे हो। सीमा? हम सीमा जानते हैं महाराज, पर आज आपकी नजर से सीमा मिट गई है, सत्य और संदेह की सीमा। महाराज, प्रताप ने हमेशा आपकी सेवा की है और आज उसे सफाई देने का मौका भी नहीं दिया गया, तो ये अन्याय नहीं तो क्या है? तुम दोनों भाइयों को लगता है कि मैं गलत हूँ। गलत नहीं, लेकिन अंधा विश्वास भी उतना ही खतरनाक होता है जितना अंधा संदेह। हम चाहते हैं कि आप प्रताप से स्वयं बात करें। उसे सुने बिना दोषी ठहराना न्याय नहीं महाराज। हम सिर्फ यही मांगते हैं, उसे एक मौका दीजिए। ठीक है, मैं अपने निर्णय पर विचार करूंगा। राजा अभी अपने विचारों में डूबे ही थे कि दरबार के द्वार फिर खुले। तभी राजकुमारी देवांगी अंदर आई। ये देखकर राजा आश्चर्य से बोला, देवांगी, यहाँ क्यों आई हो? ये दरबार है, स्त्रियों का स्थान नहीं। जब स्त्री का पति निर्दोष होकर कैद में हो, तो दरबार में आने का अधिकार उसे भी है पिताजी। तुम्हारा पति अपराधी है। अगर निर्दोष होना अपराध है, तो हाँ, वो अपराधी है, परंतु सच्चाई को कैद नहीं किया नहीं जा सकता पिताजी। देवांगी, तुम ये भूल रही हो कि मैं राजा हूँ। मेरे निर्णय पर सवाल नहीं उठाए जाते। राजा होने से पहले आप मेरे पिता हैं, और जब पिता अन्याय करे तो बेटी का मौन रहना भी पाप होता है। तभी दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी के शब्दों में दर्द था, पर उनमें सच्चाई की तलखी भी झलक रही थी। आपने जो देखा वो अधूरा था। पूरी सच्चाई जाने बिना आपने मेरे पति को कैद कर लिया। अगर आप सचमुच न्याय प्रिय हैं, तो प्रताप को बुलाइए और स्वयं पूछिए, उस दिन तलवार क्यों निकाली थी? देवांगी, पिताजी, मैं किसी दया की नहीं, न्याय की याचना करती हूँ। अगर प्रताप दोषी निकले तो मैं भी उसे पति नहीं कहूँगी, लेकिन यदि वो निर्दोष हुआ तो आपको अपनी गलती माननी होगी। ये सुनते ही राजा की आंखें कुछ पल के लिए झुकी। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा गंभीर था, और तभी वो मंत्री की तरफ देखते हुए भारी आवाज में बोला, मंत्री जी, सब मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। रणधीर, बहादुर और अब मेरी अपनी बेटी भी। क्या मैं सचमुच गलत हूँ? महाराज, यही तो संसार की प्रवृत्ति है। लोग भावनाओं में बह जाते हैं। प्रताप जैसा चतुर व्यक्ति मासूमियत का नकाब ओढ़कर सबको भ्रमित कर सकता है। परंतु देवांगी के शब्द दिल को छू गए। महाराज, सच्चाई जानने का सबसे सीधा उपाय है, उसे बुलाइए, सामने बैठाइए। यदि वो निर्दोष है तो उसका मुख स्वयं बोल उठेगा। मंत्री की ये बात सुनते ही राजा ने प्रताप को अगली सुबह दरबार में लाने का आदेश दिया। अगली सुबह राजमहल के आंगन में गहरी खामोशी थी। सूरज की पहली किरणें सोने के सिंहासन पर पड़ रही थीं, और तभी सैनिक के साथ प्रताप अंदर आया। प्रताप, तुम पर आरोप है कि तुमने हम पर तलवार उठाई। क्या तुम इस अपराध को स्वीकार करते हो? महाराज, यदि राजा पर तलवार उठाना अपराध है तो हाँ,
मैं अपराधी हूँ। परंतु यदि सत्य की रक्षा करना धर्म है तो मैं अपने धर्म पर अटल हूँ। देखा महाराज, अपराधी भी अब धर्म का वस्त्र ओढ़ता है। मंत्री जी, जब कोई सच्चाई कहता है तो उसे वस्त्र नहीं साहस कहा जाता है। बस रणधीर, अब बोलने दो प्रताप को। प्रताप, तुम कहते हो कि तुम धर्म पर अटल हो, तो बताओ उस दिन तुमने तलवार क्यों उठाई थी? महाराज, अगर अनुमति दे तो मैं एक कहानी कहूँ। कहानी? हाँ महाराज, कभी कभी कहानी में छिपा सत्य शब्दों से अधिक स्पष्ट होता है। ठीक है, कहो। उसके बाद प्रताप ने राजा को कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी सुनाते हुए, पुराने समय की बात है। एक दिन एक राजा अपने तोते के साथ अपने बगीचे में बैठा था और तोता उनके कंधे पर बैठा था और कुछ देर दोनों मौन रहे। फिर तोते ने धीरे से राजा से बोला, महाराज, क्या मैं एक बात कहूँ? यदि आप बुरा ना माने। कहो मेरे प्यारे सखा, तुमसे भला मैं कैसे रूठ सकता हूँ? महाराज, कई वर्ष बीत गए इस पिंजरे में रहते हुए। मैं यहाँ आपकी सेवा में सुखी हूँ, परंतु मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, वे सब मेरे अपने देश में हैं। वे मुझसे मिलने को तरस रहे होंगे। क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए वहाँ जाने की अनुमति देंगे? ये सुनते ही राजा ने चौंक कर तोते की ओर देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? अपने देश जाना चाहते हो? और फिर क्या होगा यदि तुम लौट कर ना आए? तुम्हारे बिना ये महल कितना सूना हो जाएगा, जानते हो तुम? हाँ महाराज, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जल्द ही लौट आऊंगा। मैंने अब तक जो कुछ पाया है वो सब आपकी कृपा रहा है। आपसे मिला स्नेह मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं वचन देता हूँ, समय पूरा होते ही आपके पास वापस आ जाऊंगा। राजा ने उसकी ओर संदेह भरी दृष्टि से देखता हुआ बोला, वचन देना सरल है मेरे सखा, पर निभाना कठिन। क्या तुम सच में लौटोगे? तुम्हारे देश की हवा, जंगल, तुम्हारा परिवार, क्या वे तुम्हें रोक नहीं लेंगे? महाराज, मेरे लिए वचन ही धर्म है। यदि मैं झूठ बोलूं तो मेरी वाणी ही व्यर्थ हो जाएगी। मैं आपका हूँ और आपकी अनुमति पाकर ही उड़ूंगा, लेकिन मैं लौटूंगा अवश्य, जैसे सूर्य प्रतिदिन लौटता है। तोता की ये बात सुनकर राजा का हृदय पिघल गया और वह कोमल स्वर में बोला, ठीक है मेरे सखा, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। बिसाहवे दिन जब सूरज निकले तब तुम्हें मेरे सामने फिर उपस्थित होना होगा। महाराज, आपकी आज्ञा मेरे लिए वरदान है। मैं इस वचन का पालन करूंगा। आप निश्चिंत रहें, मैं लौटकर फिर यही गीत गाऊंगा जो आपके मन को प्रिय है। तो जाओ मेरे मित्र, अपने घर जाओ, अपने परिवार से मिलो, पर याद रखना ये महल तुम्हारे बिना अधूरा रहेगा। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं लौटूंगा महाराज, ये मेरा प्रण है। इतना कहते ही तोता उड़ा और जाकर दीवार पर बैठ गया। उसके बाद राजा को प्रणाम किया और आसमान में उड़ गया और राजा उसे दूर तक देखता रहा। जाने क्यों विश्वास नहीं होता कि वो लौटेगा। 6 दिन बाद तोता अब अपने देश हिंदुस्तान के हरे भरे जंगलों में पहुंच चुका था। ओ मेरे प्यारे देश, तेरी मिट्टी की सुगंध अब भी वैसी ही है। मैं लौट आया हूँ। तोते की आवाज सुनते ही पेड़ों पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। तभी एक पक्षी बोला, अरे देखो, ये तो वही विदेशी पिंजरे वाला तोता है। हाँ, वही जो राजमहल में था। लगता है घर लौटा है। उसके बाद तोता अपने माता पिता के पास पहुंचा। बेटा, तू सचमुच है? मैंने तो मान लिया था कि तू हमें भूल गया। माँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ? राजा का पिंजरा चाहे स्वर्ण का हो, पर स्वर्ण से बढ़कर माँ का स्नेह है। आजा पुत्र, हमारे घोंसले में तेरे बिना सन्नाटा था।
अब मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा, फिर लौट जाऊंगा। फिर लौट जाएगा? इतने वर्षों बाद आया है, अब क्यों जाएगा? माँ, मैंने वचन दिया है, राजा ने मुझ पर भरोसा किया है। पर क्या कोई राजा भरोसे के योग्य होता है बेटा? कुछ देर बात करने के बाद वो लोग अपने घोंसले में लौट जाते हैं। ऐसे ही 7 दिन बीत गया। फिर लोगों को पता चलता है कि वो फिर वापस जाएगा। तब कुछ पक्षियां आती हैं। बेटा, क्या तूने कभी किसी राजा को अपना वचन निभाते देखा है? अगर वो न्यायप्रिय होता तो क्या तुझे 14 वर्ष तक कैद रखता? क्या तू फिर उसी बंधन में लौटना चाहता है? बेटा, मत जा। तेरे बिना हमने जो दिन काटे हैं वे हमने ही जाने। अब तो तू आजाद है, ये आजादी फिर न खो देना। माँ, मैं जानता हूँ कि तुम सब सच कह रहे हो, पर मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। यदि मैं वचन तोड़ दूं, तो मेरे पंख ही किस काम के रहेंगे? सत्य ही मेरा बल है। बेटा, जब सब तुझे रोक रहे हैं, तब भी तू जाने पर अड़ा है। माँ, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं उस वचन से मुकर नहीं सकता। महाराज ने मुझ पर विश्वास किया है। तो सुन, मैं तुझे एक सलाह देती हूँ। हमारे इस वन में अमरत्व के अद्भुत फल होते हैं। जो कोई इन्हें खा ले वह तुरंत तरुण हो जाता है। बूढ़ा आदमी नौजवान युवक बन जाता है और बुद्धि औरत एक नौजवान कन्या बन जाती है। तू ये 3 फल अपने साथ ले जा और उन्हें राजा को अर्पित कर देना। कहना, महाराज, ये मेरे देश की अमूल्य भेंट है। शायद उस क्षण उसके हृदय में न्याय और करुणा जाग उठे और वह तुझे सदैव के लिए मुक्त कर दे। माँ, क्या सचमुच ऐसे फल होते हैं? हाँ बेटा, ये हमारे वन का वरदान है। पर ये फल किसी लोभी या कपटी के लिए नहीं, केवल सत्पुरुषों के लिए प्रभावकारी होता है। तो मुझे ये फल दे दो, मैं इन्हें महाराज को भेंट करूँगा। यदि वो सच्चे मन से इन्हें स्वीकार करेंगे तो उनका हृदय अवश्य बदल जाएगा। ये लो, ये 3 फल, इन्हें सहेज कर रखो। और ये भी याद रखना, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आप सबका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं लौटूंगा माँ, अवश्य लौटूंगा। ये कहते ही तोता उड़ गया और सबकी आंखें नम हो गईं और पूरा वन आंसुओं में डूब गया। तोता वापस अपने राजमहल लौट आया। अरे मेरे सखा, तू लौट आया। मुझे तो विश्वास ही ना था कि तू अपना वचन निभाएगा। महाराज, मैंने जो कहा था वही किया। ये 3 अमरत्व फल मेरे देश की धरोहर है। इनमें अमरता और यौवन की शक्ति है। इन्हें स्वीकार करे प्रभु, ये मेरी विनम्र भेंट है। अमरत्व के फल, क्या सच में ऐसे चमत्कारिक फल होते हैं? हाँ महाराज, जो भी इन्हें खाता है वो तुरंत नौजवान हो जाता है। मेरी माँ ने इन्हें अपने हाथों से मुझे दिया है। अद्भुत! हे तोते, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। आज मैं तुझे सदा के लिए स्वतंत्र करने का वचन देता हूँ। महाराज, ये तो बड़ा चमत्कारिक प्रसंग है, परंतु क्या ये उचित ना होगा कि पहले इन फलों की परीक्षा कर ली जाए? कहीं ऐसा ना हो कि ये पक्षी किसी कपट से इन्हें लाया हो। मंत्री, तेरी बात भी ठीक लगती है, किंतु ये तोता मेरे लिए परिवार जैसा है। वो छल नहीं कर सकता। महाराज, मैं तो केवल आपके हित की बात कहता हूँ। भला किसी जीव का मन कौन जानता है? परीक्षा से ही सत्य की पहचान होती है। ठीक है, तो जैसा तू कहे। उसके बाद मंत्री ने राजा से 1 दिन की मोहलत मांगी 2 मोर लाने के लिए। उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए।
राजा अपने कक्ष में सो रहा था। तभी मंत्री राजा के कक्ष में गया और वहां रखे हुए फल में जहरीली तत्व मिला देता है। अब देखता हूँ ये पंखों वाला दुलारा कैसे राजा का प्रिय बना रहता है। महाराज, अब 2 मोर बुलाइए। यदि फल सत्य में उत्तम हुए तो ये मोर यौवन से दमक उठेंगे। उसके बाद दरबार में 2 मोर लाए जाते हैं और उन्हें तोता का लाया हुआ फल खिलाया जाता है और फल खाते ही दोनों मोर तड़प कर जमीन पर गिर जाते हैं। ये क्या हुआ? वे मर गए? महाराज, यदि आपने ये फल खाए होते तो आपके भी प्राण चले जाते। हे विधाता, तो ये पक्षी मुझे मृत्यु का उपहार देना चाहता था। नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने तो सच्चे हृदय से ये फल आपको दिए थे। मौन रहो विश्वासघाती जीव। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने विष भेंट किया। महाराज, विश्वास कीजिए, ये सब किसी कपटी की चाल है। मैं निर्दोष हूँ। अब शब्दों से कुछ नहीं होगा। तेरी निष्ठा का यही परिणाम देख। इतना कहते ही राजा क्रोध में आकर तोते के पास जाता है और एक ही झटके में तोते की गर्दन मरोड़ दिया और वहीं तोता की मृत्यु हो गई। उसके बाद महल में सन्नाटा छा गया। तभी मंत्री भीतर ही भीतर मुस्कुराने लगा। कुछ दिन बाद दरबार लगा हुआ था। तभी मंत्री आया और बोला, महाराज, एक किसान आपके आदेश की अवहेलना कर रहा है। कौन है वो? दक्षिण प्रदेश का बूढ़ा किसान हरिराम। उसका अपराध? इस बार के कर का एक भी दाना नहीं दिया। क्या भूमि उसकी है जो कर से मुक्ति चाहे? नहीं महाराज, परंतु वो कहता है ये धरती मेरी माँ है, मैं उसे किसी को नहीं बेचता। ये तो मूर्खता है, ना कि भक्ति। वो औरों को भी भड़काने लगा है। तो उसे तुरंत बुलाओ। राज्य में अवज्ञा सहन नहीं। राजा के इतना कहते ही सैनिक किसान को दरबार में लाते हैं। वो थका धूल से लथपथ है। तभी राजा बोला, क्या तू वही है जो कर नहीं देता? जी महाराज, मैं वही हूँ। क्यों नहीं दिया कर? खेत सूख गए, वर्षा ने मुंह मोड़ लिया, अनाज कहाँ से लाऊं? झूठ बोलता है महाराज, उसके गोदाम अन्न से भरे हैं। वे गोदाम मेरे नहीं है मंत्री जी, वह धनियों का अन्न है। मेरे पास तो भूख है। पर तेरे गांव से अन्न का व्यापार हुआ है। हाँ, पर मेरे हिस्से में केवल परिश्रम आया, फल नहीं। महाराज, ऐसे लोगों को दया देना राज्य के लिए विष समान है। किसान, तेरे पास कोई प्रमाण है अपने सत्य का? हर अपराधी यही कहता है। मेरी कसम महाराज, मेरी सच्चाई मेरी आंखों में है, पर सत्य की आवाज झूठ से ऊंची होती है स्वामी। तो सत्य की परीक्षा होगी। जो आप उचित समझें वही न्याय है। मंत्री, उस तोते का लाया हुआ फल कहाँ है? वही फल जिसके कारण तोते की मृत्यु हुई। हाँ, वही। आज वो सत्य और असत्य का निर्णय करेगा। उसके बाद सेवक स्वर्ण थाल में फल लाते हैं। किसान, ये फल खा। यदि तू सत्यवान है, तेरे प्राण सुरक्षित रहेंगे। मुझे भय नहीं स्वामी, सत्य का साथ है। उसके बाद किसान फल खा लेता है। क्षण भर में उसका शरीर दमक उठता है, झुर्रियां मिट जाती हैं, आंखों में तेज आ जाता है और वह एक नौजवान युवक बन जाता है। ये कैसे संभव है? देवताओं की शपथ, ये तो अमरत्व का फल था। महाराज, सत्य कभी नहीं मरता। मैंने तोते के साथ भी यही अन्याय किया था। महाराज, मुझसे भूल हुई। नहीं मंत्री, ये भूल नहीं, पाप था। महाराज, अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप कितने भाग्यशाली हैं। ये दोनों सांप के टुकड़े हैं जो नहर में से निकाले गए। प्रताप, मुझे क्षमा करें। मैंने आपका विश्वास तोला और आपको कारागार में रखा। आप पर मेरा संदेह अनुचित था। उसके बाद राजा ने मंत्री को कड़ी सजा सुनाई।
महाराज, आपकी क्षमा स्वीकार है, पर अब मैं अपने भाइयों के साथ अपने देश लौटना चाहता हूँ। राजमहलों में सुख चैन से जीना असंभव है। हमें अपने देश और परिश्रम से मिला सम्मान अधिक प्रिय है। उसके बाद राजा ने उन्हें बहुत मनाया, गिड़गिड़ाया, लेकिन बहादुर नहीं माने। प्रताप, तुम मेरे मंत्री बनकर राजमहल में क्यों नहीं रहोगे? तुम्हारे साहस और बुद्धि से मेरे राज्य का मान बढ़ेगा। महाराज, हम आपके मंत्री बनकर नहीं रह सकते। हम अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर जीना पसंद करते हैं। हमें यही जीवन सुंदर लगता है। आपकी दौलत और राजमहल की भव्यता हमारे लिए आदर की बात है, पर हमारी आत्मा की स्वतंत्रता उससे भी बड़ी है। अच्छा, फिर मेरी बेटियों राजकुमारी चंद्रिका, राजकुमारी वैदेही और राजकुमारी देवांगी को मेरे पास ही छोड़ दो। वे मेरी प्रिय हैं। हमें हमारे पतियों से अलग नहीं रहना, हम उनके साथ ही रहेंगी। सच में जीवन की असली खुशी स्वतंत्रता और अपने प्रियजनों के साथ होना है। तुम्हारी दृढ़ता और साहस देखकर मुझे सच में गर्व है। न चाहते हुए भी मुझे आपको जाने देना ही होगा। और इस प्रकार नौजवान बहादुर अपनी पत्नियों राजकुमारी चंद्रिका, राजकुमारी वैदेही और राजकुमारी देवांगी के साथ अपने पिता के पास लौट आए। उन्होंने अपने मेहनत और परिश्रम से जीवन यापन करना शुरू किया। देखो, यहाँ हम स्वतंत्र हैं, अपनी मेहनत से जीते हैं और हमारे बीच प्यार और सम्मान बना हुआ है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। और इस प्रकार प्रताप और उसके भाइयों रणधीर और बहादुर ने अपने देश में सुख चैन और सम्मान से जीवन व्यतीत किया। राजमहल की भव्यता, दौलत और तामझाम उन्हें कभी लुभा न सके। उनकी बहादुरी, निष्ठा और प्यार की कहानी गांव-गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।